साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि, जो हिंदी विषय से विद्यार्थियों के लिए, उसके क्रम में हम भाषा के बारे में विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो अभी तक हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में, उसके बारे में जो स्टेटमेंट होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित हमने आपको बताया और भाषा बनती कैसे है, भाषा के अंग अब कौन-कौन से होते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण होगा हम आप लोगों को भाषा से संबंधित अभी तक जो हमने पढ़ा दिया, उसके आगे का जो प्रकरण हमारा हमने आज का चुना है, वो है भाषा के अंग। भाषा के कौन-कौन से अंग होते हैं। भाषा से 2-4 प्रश्न आना कन्फर्म है। कोई भी एग्ज़ाम है और जहाँ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, उसमें तो 20-25 प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि उससे भाषा से आना तय होता है। यहाँ तक कि टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी जो हिंदी का है, उसमें भाषा से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। 3-4 प्रश्न, 5 प्रश्न बन जाते हैं। इसे अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कहीं न कहीं एक चेन कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि कॉम्पिटिशन में शॉर्टकट है ही नहीं। आइए हम शुरू करते हैं आज का भाषा के अंग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाषा के ऊपर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक और देशिक, भौगोलिक, संचार, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष, तो भाषा भी वैसे ही होती है। जहाँ का विज्ञान जितना होगा, विज्ञान प्रभावित करता है। साहित्य जहाँ जितना समृद्ध होगा, साहित्य उसे प्रभावित करता है। उसी तरह से वातावरण भी प्रभावित करता है। जहाँ का जैसा वातावरण होता है, भाषा का विकास भी उसी क्रम में होता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भाषा के अंग। जो भाषा वैज्ञानिकों ने, जो भाषा लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भाषा को के 3 अंगों को बताया है। यह प्रश्न बनता है, भाषा के कितने अंग हैं? तो आप जानिए भाषा के 3 अंगों के बारे में। जो लिंग्विस्टिक रहे हैं साइंटिस्ट, भाषा वैज्ञानिक, इन्होंने भाषा के 3 अंग बताया है। भाषा के कितने अंग हैं? भाषा के, इसको नोट के लिए पूछता है, भाषा के 3 अंग, 3 अंग होते हैं। कौन-कौन से हैं? पहला स्वन। भाषा का प्रथम अंग होता है स्वन। स्वन शुद्ध तत्सम शब्द है। स्वन को उच्चारण उच्चारण इसका जो अर्थ है, इसे उच्चारण स्थान या उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। तो उच्चारण स्थान से अर्थ ये हुआ कि हम जहाँ से बोलते हैं, जिन अंगों से, जिन स्थानीय अंगों से बोलते हैं, उसे स्वन कहा जाता है। या उच्चारण प्रयत्न, या जहाँ से हम प्रयत्न करते हैं बोलना, वहाँ उसे उच्चारण प्रयत्न या उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे जो हमारे वर्ण हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने, अभी देखेंगे हरदेव बारी जी की किताब में है, तो जो वर्णों का उच्चारण है, उसको बोलने के लिए अंगों को बताया गया है कि कहाँ-कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे उन्होंने बताया कि कंठ से जो ककार ध्वनियाँ होती हैं, कंठ से बोली जाती है। फिर तालु से बताया कि तालु से कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं। हम व्याकरण में आपको विस्तार से बताएँगे कौन-कौन सी ध्वनियाँ जो कंठ से बोली जाती हैं, तालु से बोली जाती हैं, मूर्धा से बोली जाती हैं। मूर्धा किसे कहते हैं, यह हम बताएँगे। तालु किसे कहते हैं, यह बताएँगे। कंठ तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते वो भी बताएँगे। कंठ, तालु, मूर्धा। इसके बाद दंत से कौन-कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसके बाद ओष्ठ से कौन-कौन से मुँह बोले जाते हैं, और मुँह के खुलने के आधार पर कौन-कौन से वर्ण क्या-क्या कहे जाते हैं, जैसे संवृत्त या विवृत्त या अर्धवृत्त। इन तरह की चीज़ों को हम व्याकरण में
पढ़ाएँगे। तो हमने बताया उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान स्वन, स्वन का मतलब होता है उच्चारण स्थान या उच्चारण प्रयत्न। जैसे हम ककार ध्वनियों का उच्चारण का प्रयत्न करेंगे तो कंठ से करेंगे। क, ख, ग, घ, अंगा करके जो 5 गो हैं, इस तरह से 25 गो चलेंगी। कंठ, फिर जो जो चकार होगी वो तालु से, उसके बाद जो मूर्धा की होंगी वो मूर्धा से बोली जाती होंगी। जो दाँत से बोली जाती है, जिह्वा और दाँत के संपर्क से बोली जाती है, तो वो दंत, और ओठ से संपर्क बोली जाती होगी तो ओष्ठ। तो उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान, यही है हमारे हैं जो अंग हैं। इन स्थानों के इस प्रयत्नों को ही कहते हैं स्वन। तो भाषा के जो 3 अंगों में पहला हमने बताया स्वन। स्वन का अर्थ हमने बताया उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न, जो हम प्रयत्न करते हैं, या उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, किस स्थान से हम किस वर्ण का, किस ध्वनि का करते हैं, तो स्वन इस एक स्वन के अंतर्गत रखा गया। अभी आगे हम स्वन के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी आपको हमने इसका जो जो तर्क है, तथ्य है, स्वन का अर्थ है, हमने वो बताया। भाषा का दूसरा अंग जिन्होंने रखा है पद। तो भाषा का दूसरा अंग है पद। पद क्या है, इसके बारे में आगे हमने जो तैयार किया है, व्याकरण में भी हम पढ़ाएंगे। पद बनते कैसे हैं, वाक्य कैसे बनता है, शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों से शब्द बनता है। तो ये प्रक्रिया वर्णों से शब्दों के वाक्यों की तरफ चलती है। तो पद क्या है आगे हम बताएंगे। अभी हम आपको पहले ये बता दें शॉर्ट में, भाषा के 3 अंगों में पहला स्वन, दूसरा पद, और तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य जो हमें पूर्ण अर्थ समझ में आता है तो वो वाक्य के माध्यम से ही समझ में आता है। सार्थक शब्दों से ही, सार्थक शब्दों के सम्मिलन से ही वाक्य बनते हैं। तो भाषा के 3 अंग आप लिख लीजिए, पहला स्वन, दूसरा पद, और तीसरा उच्चारण। तो स्वन, पद और उच्चारण, ये है भाषा के 3 अंग। तो दोस्तों हम आप लोगों को भाषा के अंगों के बारे में बता रहे हैं। तो भाषा के 3 अंग हमने बताया, पहला स्वन, दूसरा पद, और तीसरा वाक्य। तो ये है भाषा के 3 अंग। प्रश्न बनता है कि भाषा के कितने अंग हैं और कौन कौन से हैं। ये प्रश्न बना है, पक्का ये प्रश्न आता ही आता है, बहुत ज्यादा ये प्रश्न आता है। इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए और रट लीजिए। भाषा के 3 अंग है, कौन कौन से सर। इसमें पूछ देगा कौन सा भाषा का अंग नहीं है, या इसमें से भाषा का अंग है कौन सा। तो स्वन है, पद है, और वाक्य है। अब आइए, भाषा की आत्मा किसे कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि भाषा की आत्मा क्या है। भाषा की आत्मा किसे कहते हैं, आप दिमाग में बताइए सोच के। 2 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं इस पर। तो भाषा की आत्मा किसे कहते हैं। भाषा की आत्मा आपके दिमाग में अगर आ गया होगा तो ठीक, नहीं और कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। भाषा की आत्मा अर्थ को कहा जाता है। भाषा की आत्मा अर्थ है। अगर किसी शब्द में या किसी वाक्य में या किसी भाषा का कोई अर्थ निकलता है तो वही अर्थ ही उसका, उसकी आत्मा कहा जाता है। तो ये शॉर्ट में इस तरह से प्रश्न बनते हैं, भाषा की आत्मा किसे कहते हैं। तो भाषा की आत्मा अर्थ, अर्थ के अलावा कुछ और दे देगा, शब्द दे देगा, वाक्य दे देगा, वर्ण दे देगा, या शब्द जाल बनाए जाएंगे जिससे कि आप उलझ कर रह जाएं, कंपटीशन में फेल हो जाएं। तो भाषा की आत्मा है, भाषा की आत्मा वो है अर्थ। भाषा की आत्मा अर्थ को कहते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है, ये भी प्रश्न बनता है, याद रखिए। पहला दूसरा भाषा की विशेषताएं बताते चल रहे हैं। भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है। यह प्रश्न कितनी बार टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि नेट में भी पूछा है। भाषा का करते कठिन से सरल की ओर चलती है, सरल की ओर चलती है।
भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है, यानी कि कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जो प्रश्न अब तक बने हैं उसी को हमने जगह-जगह इसको इसमें डाल दिया है, वो आपको बता दे रहे हैं, जाके इसको रट लीजिए। प्रश्न इसी तरह से बनाए जाते हैं, यही प्रश्न ही है, समझ लीजिए प्रश्न का उत्तर है ये। तो भाषा की आत्मा अर्थ है, भाषा कठिनता से सरलता की तरफ चलती है। कविता की भाषा बिंब विधायिनी कही जाती है। तीसरा, कविता कविता की भाषा कविता की भाषा को क्या कहते हैं? उसे बिंब विधायिनी कहा जाता है। बिंब विधायिनी। भाषा की कविता की जो भाषा होती है वो बिंब विधायिनी होती है। बिंब विधायिनी का मतलब हो गया, बिंब का मतलब हो गया अर्थ चित्र। बिंब का ही मतलब होता है इमेज, इंग्लिश में आपने सुना होगा इमेज। तो इमेज का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ चित्र। किसी अर्थ को चित्र के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाए और सामने वाला जो आपके सामने श्रोता है वो समझ जाए, उस चित्र को देखकर अपने उस जो कहना चाह रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं, उस भाव को वो समझ जाए, यानी कि उस चित्र को समझ जाए, वही है कविता। कविता क्या है? भावों भावों का ही प्रकटीकरण है। कवि क्या करता है, अपने कवि के अंदर जिस प्रकार का भाव चलता है, उस प्रकार के भाव को कविता में वह कलमबद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से शास्त्रीय पद्धति होती है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वह उसमें काव्य के अंगों का प्रयोग कर वह कविता रचता है। तो जो रचता है, जो कविता बनती है, उसकी जो भाषा है उसको हम बिंब विधायिनी कहते हैं। बिंब का अर्थ ही होता है इमेज या अर्थ चित्र। कोई अर्थ है, कुछ समझाना चाहता है कवि, उस अर्थ को अपने चित्रों के माध्यम से, यानी कि जो शब्द चित्र होते हैं, तो इसका मतलब हो गया शब्द चित्र विधायिनी। शब्दों का जो चित्र है, एक चित्र बनाता है, वो शब्द होते हैं और वो शब्द ही कवि के भावों को प्रकट कर देते हैं। तो आप चित्र को समझकर, यानी कि कविता को पढ़कर कवि के भावों को समझ जाते हैं, वही है बिंब या इमेज। तो वह बिंब विधायिनी, बिंब से रिलेटिव इसकी भाषा, यानी कि बिंबात्मक होती है। तो कविता की भाषा कैसी होती है? बिंब विधायिनी होती है, ध्यान रखिएगा। बिंब विधायिनी का अर्थ यही होता है। जो काव्य भाषा होती है वह किस प्रकार की भाषा होती है? काव्य भाषा, ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत तीखे प्रश्न हैं, आते हैं तुरंत, बहुत चिड़चिड़े हैं। आएँगे गलत हो जाएगा। बड़े-बड़े मैटर मार के चले आएँगे, इन्हीं के कारण सिलेक्शन रुक जाएगा। तो पूरा पढ़िएगा। जो काव्य भाषा होती है, वह संवेदना प्रधान होती है। काव्य भाषा को क्या कहते हैं? संवेदना संवेदना प्रधान होती है। काव्य भाषा, काव्य का मतलब है कविता काव्य, जो काव्यों के माध्यम से कवि अपने भावों को व्यक्त करता है, वो हो गया काव्य। काव्य यानी कविता, कविता यानी पद्यमय, जो काव्य शास्त्रीय विधानों से बधी हुई है, काव्यांगों से बधी हुई, काव्य के अंगों से बधी हुई, जिसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि इत्यादि जो काव्य की विशेषताएं हैं, उसके अंग हैं, उनका प्रयोग हुआ है, उसे काव्य कहते हैं। तो काव्य जो भाषा होती है काव्य की, वह संवेदना प्रधान हो। संवेद से संवेदना, संवेदनाएं जैसे जिस प्रकार से अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं, हम आपके प्रति दुख प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, तो संवेदना क्या होती है? कवि के भावों की ही वो होती है। कवि ही जो बात अपनी लिखता है उसके अंदर कैसी लिखता है? अगर वो हास्य प्रधान कवि है तो उसके अंदर हास्य की संवेदनाएं चल रही हैं, भाव चल रहे हैं, तो वह प्रकट करता है अर्थ चित्रों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, या शब्द चित्रों के माध्यम से, या शब्द जालों के माध्यम से। वही है बिंब विधायिनी, और वही काव्य भाषा को कहा गया संवेदना प्रधान। संवेदना प्रधान होती है, बिल्कुल एक्टिव होती है, सेंसिटिव होती है काव्य की भाषा। उसे पढ़ते ही आपके अंदर कुछ न कुछ होने लगता है।
इसीलिए कहा गया कि यह संवेदना प्रधान होती है। अगर वीर रस की यत वीर पढ़ते ही आपके अंदर आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपके अंदर बहुत से वीरता की भावनाएँ आने लगती हैं, तो वह संवेदनाओं को गुदगुदाती हैं। इसलिए कहा गया काव्य की जो भाषा है वह संवेदना प्रधान होती है। कुछ स्टेटमेंट हैं जिसको आप लिख लीजिए, जिसको भाषा के बारे में पूछता है। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक स्टेटमेंट लिखा है भाषा के बारे में, ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसे इसे लिख लीजिए। मैं थोड़ा-सा रोक कर लिख दे रहा हूँ। दोस्तों ये स्टेटमेंट है कुछ भाषा से संबंधित जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जगह-जगह परीक्षाओं में, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए और इसे समझ भी लीजिए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया है, यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावनाएँ हैं कि पूछी जाएँ। इसलिए याद रखिए कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आप इसे पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ, अगर कहीं पढ़ने में कठिनता होती है, तो उसे हम पढ़ देते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि भाषा और बोली में वही संबंध है, जो पर्वत और पहाड़ी में भाषा और बोली में वही संबंध है, जो पर्वत और पहाड़ी जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें पर्वत और पहाड़ी पढ़ेंगे। पर्वत यानी कि सबसे ऊँचा जो होते हैं, सबसे बड़े स्तर पे होते हैं, पहाड़ियाँ उसके अंतर्गत होती हैं, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ आती हैं। अब पर्वत बहुत ऊँचे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊँचाई उनका एक मानक निर्धारित किया गया है, जो भूगोल के वितरण करता है पर्वत, पठार वगैरह के। तो उन्होंने पर्वत का एक मानक निर्धारित किया है, जिसमें पर्वत सबसे बड़े होते हैं, पहाड़ी उसके अंतर्गत होती है। उसी तरह से डॉक्टर ग्रियर्सन ने भौगोलिक रूप से समझाने की कोशिश की है। वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसलिए बोल रहा हूँ, बार-बार करने से आपको समझ में आ जाएगा। मेमोराइज़ होगा, यानी कि आपकी मेमोरी में, स्मृति में यह बैठ जाएगा, स्मृति चित्त बन जाएगा। अगर स्मृति चित्र बन जाता है, तो ये बहुत दिनों तक आपके खोपड़ी में टिका रहेगा। इसलिए हम इसको भाषा और बोली में वही संबंध है, जो पर्वत और पहाड़ी में। पूछेगा किसका ये स्टेटमेंट है, किसकी टिप्पणी है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन या डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसमें से कौन टिप्पणी को कहा है भाषा के संबंध में? तो भाषा और बोली में वही संबंध है, जो पर्वत और पहाड़ी में संबंध है। इसलिए क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भाषा संबंधित जो वर्णन किया है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। उसी तरह से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी भाषा के संबंध में स्टेटमेंट दिया, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी रट लीजिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि भाषा की प्रकृति अपने आप में, इन्होंने कहा कि भाषा की प्रकृति अपने आप में भाषा की जो प्रकृति होती है, नेचुरलिटी होती है, वास्तविकता उसके अंदर जो होती है, जो स्वतः होती है, जो उसकी करने की जो प्राकृतिक रूप से क्षमता होती है, तो उन्होंने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा के संबंध में कहा कि भाषा की प्रकृति अपने आप में अमूर्तमान है। अमूर्तमान अमूर्तमान होती है। यह कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने स्टेटमेंट भाषा के संबंध में दिया है कि भाषा की प्रकृति अपने आप में अमूर्तमान होती है। और इन्होंने आगे कहा है कि साहित्यिक भाषा मूलतः बोलचाल की वह भाषा, जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को बदलती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक और स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा लंबा है। उन्होंने कहा है कि साहित्यिक भाषा मूलतः बोलचाल की वह भाषा है, जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को बदलती है। इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिखने से अच्छा है कि लिखिए, साहित्यिक भाषा
मूलतः बोलचाल की वह भाषा है, साहित्यिक भाषा मूलतः बोलचाल की वह भाषा है जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को बदलती है। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। हिंदी आर्य भाषा है, यह किसने कहा है? हिंदी आर्य भाषा है, आर्य भाषा है, यह कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी आर्य भाषा किसने कहा है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है इसने स्टेटमेंट में। तो इतना थोड़ा नीचे कर दे, दिख नहीं रहा है, कर दे रहे हैं। अब हम साइड में, एक साइड में आपको इधर दिखाएंगे, यहाँ ले चलते हैं और भी जितनी बचे हैं उसको हम। तो दोस्तों भाषा से संबंधित जो और प्रश्न बनते हैं उनके बारे में और ये और विस्तार से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको विस्तार, भाषा तो विस्तार से पढ़ाने में एक किताब है पूरा मोटी सी है भाषा संबंधी, लेकिन उसको पढ़कर जो छोटा छोटा प्रश्न मिला है हमें और परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जो मिले हैं, हमने नोट बना करके आपको ये लिखवा दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। तो कुछ स्टेटमेंट और हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। अपभ्रंश, अपभ्रंश को हमने बताया ही है पहले, जो इसका वितरण हमने किया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। तो अपभ्रंश यानी कि भ्रष्ट या गिरी हुई भाषा या बिगड़ी हुई भाषा या भ्रष्ट लोगों या नीच लोगों की भाषा कहा किसने? भाषा पंडितों ने कहा, जो उस समय के अपने आप में विद्वान थे। उन्होंने जो लोकल भाषा बोलते थे उन्हें भ्रंशित या नीची नीची दिखी हुई भाषा या गिरी हुई भाषा कहा, वही अपभ्रंश कही गई। तो अपभ्रंश भाषा और हिंदी तथा हिंदी, ये दोनों भाषाएं क्या है? वियोगात्मक विश्लिष्ट है। वियोगात्मक विश्लिष्ट, वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। इस तरह से प्रश्न बनता है, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत तीखा प्रश्न है। आइए, बनता ही बनता है इस तरह का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो भाषा में जो अपभ्रंश भाषा है तथा हिंदी भाषा है, इसको वियोगात्मक और विश्लिष्ट कहा गया है। वियोगात्मक का मतलब होता है एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो संयोग माने होता है मिलन, वियोग माने होता है बिछड़ना। तो वियोगात्मक संयोगात्मक मतलब होता है कि एक दूसरे में मिली हुई। संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े वर्ड लिखे जाते हैं, जो शब्द हैं बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं, उनमें कई शब्द आपस में जुड़े होते हैं। अगर वो जुड़े हैं तो संश्लिष्ट कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तमाम जो काव्य शास्त्रीय नियम है, व्याकरणिक नियम है, महाभाष्य में जो पाणिनि बाबा द्वारा दो नियम दिए गए हैं, उस नियमों के अनुसार, काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनमें आपस में जुड़ाव होता है। तो जब जुड़े होते हैं तो वो बहुत सारी बातें एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में कही जाती हैं और वो सारे शब्द एक में जुड़े हैं। अगर वो जुड़े हैं तो क्या है? वो संयोग है, संयोग, मिलन है, मिले हुए हैं, उसे संयोगात्मक भाषा कहेंगे क्योंकि वो आपस में मिले हुए हैं। उस तरह से वियोगात्मक, वियोग माने मतलब बिछड़ना, बिछड़े हुए हैं, यानी कि सारे शब्द अपनी अलग अलग अर्थ के लिए स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से अलग हैं। तो वियोगात्मक मतलब ये हो गया जैसे आप हम आज
अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें गद्यात्मक रूप है। गद्य का रूप ये होता है जिसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी व्याकरण की या किसी काव्य शास्त्रीय नियमों की ज़रूरत नहीं होती है। गद्यों में हम सीधे पढ़ते जाते हैं फर्राटा, और जो बातें होती हैं बिल्कुल अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के अनुसार हम अपने और लिखने वाले के बीच की जो समझ होती है उस समझ को हम पकड़ते जाते हैं। तो वियोगात्मक यानी हिंदी और अपभ्रंश ये दोनों वियोगात्मक हैं। यानी इनमें कोई काव्य शास्त्रीय नियम के तहत इनमें आपस में जो शब्द हैं जुड़ाव नहीं होता। ये बिल्कुल अलग-अलग होते हैं, समझने में आसानी होती है। जिसको गद्यात्मक रूप कहेंगे, जैसे अखबार पढ़ रहे हैं गद्यात्मक रूप है, या हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, इस तरह से वो गद्यात्मक रूप है। या तो संस्कृत क्या वियोगात्मक यानी कि अलग-अलग है, बिखरी हुई, यानी कि बड़े-बड़े छोटे से अर्थ को समझाने के लिए बड़े-बड़े वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। और संस्कृत में क्या है, बहुत बड़े-बड़े अर्थ को समझाने के लिए एक छोटे से शब्द की ज़रूरत पड़ती है, उसी में सब आ जाता है। तो वियोगात्मक होती है। और विश्लिष्ट, तो हमने बताया संश्लिष्ट का मतलब हुआ चिपका हुआ, आपस में जो चिपके हुए हैं, तो वो संस्कृत में देखेंगे तो आपस में चिपके रहते हैं, तो उसे संश्लिष्ट कहा जाता है। अब विश्लिष्ट का मतलब विश्लेषित, यानी कि विश्लेषण जिसका होता है, यानी कि जिसका फैलाव होता है, उसे विश्लिष्ट कहा जाता है, अलगाव, अलग-अलग। तो हिंदी क्या है? विश्लिष्ट, संस्कृत क्या है? संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट का मतलब संस्कृत समझ ही गए होंगे, जो बड़े-बड़े वर्ड हैं, कई शब्दों को एक में चिपका दिया जाता है विभिन्न व्याकरणिक नियमों से, और यहाँ कोई नियम नहीं लगाया जाता, बिल्कुल अलग-अलग कर दिया जाता है। इसलिए विश्लिष्ट है, अलग-अलग हैं, यानी कि बिखरे हुए हैं, फैलाव है इनमें। कोई बात कहने के लिए लंबी बात समझा करके बात को समझा दिया जाता है। संस्कृत में क्या है? चिपका करके एक ही बात में रखा जाता है, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में पन्ने नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पद्यात्मक रूप ही आपको मिलेंगे वहाँ। अब जो है गद्यात्मक रूप इसलिए मिलने लगे हैं कि कागज़ की कमी नहीं है, जितना चाहो उतना लिखो, चाहे 10 पन्ने में अपनी बात समझा पाओ, चाहे एक ही लाइन में समझा पाओ। तो वो विश्लिष्ट, विश्लिष्ट मतलब बिखरी हुई, अलग-अलग। और संश्लिष्ट का मतलब चिपकी हुई। जो चिपकी नहीं है वो हिंदी है, और वही उसी तरह से हिंदी की तरह ही अपभ्रंश भी वियोगात्मक है, और हिंदी भी वियोगात्मक है, वहीं अपभ्रंश भी विश्लिष्ट और हिंदी भी विश्लिष्ट भाषा है। तो नोट कर लीजिए, अपभ्रंश तथा हिंदी दोनों वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। इसके अलावा हमने बताया संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। और एक प्रश्न और बहुत तगड़ा बनता है, चलिए यहीं से 1-2 नंबर कर देते हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों वियोगात्मक और विश्लिष्ट हैं। इसके अलावा पाली, प्राकृत, संस्कृत हमने बता ही दिया है, पाली तथा प्राकृत हमने बताया ना कि मध्यकाल पूरा प्राकृतों का ही काल है। इसमें एक प्राकृत काल आता है, सन 1 ईस्वी से 500 एडी या ईस्वी सन तक का काल प्राकृत काल चलता है। तो संस्कृत संस्कृत के बाद संस्कृत में भी दो भाग हमने किया था, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। उसके बाद पाली का युग आता है, बुद्ध काल। उसके बाद जैन काल, यानी कि प्राकृत का समय आता है। तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ये दोनों संयोगात्मक और संश्लिष्ट हैं। दोनों क्या हैं? संयोगात्मक, संयोगात्मक दोनों का तीनों संयोगात्मक तथा संश्लिष्ट हैं। संश्लिष्ट हैं ये दोनों, संयोगात्मक तथा संश्लिष्ट हैं। इसमें संश्लिष्ट है इस तरह से संस्कृत, पाली और प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी दोनों क्या है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट हैं। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत क्या है? संयोगात्मक तथा संश्लिष्ट है। इसी का उल्टा, यानी कि जो
संस्कृत में लिखी जाती हैं, बहुत सारी बातें एक ही वर्ड में समझा दी जाती हैं, तो वो चिपकी हुई हो गई। संयोगात्मक मतलब संयोग एक-दूसरे से मिली हुई या संश्लिष्ट मतलब चिपकी हुई। उसी तरह से पाली में भी एक ही लाइन में बहुत सारी बातें एक-दूसरे से चिपका करके बता दी जाती हैं कि इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो आप कई पन्नों में लिखा जाएगा। जब गद्यात्मक, वियोगात्मक या विश्लिष्ट रूप में जब लिखेंगे तो जो एक लाइन में संस्कृत में कहा गया है, उसका अर्थ लिखते-लिखते 2-4 पन्ना भी खत्म हो जाएगा, अर्थ पूरा नहीं होगा। और जब वह संश्लिष्ट और संयोगित होती हैं, तो वह एक ही लाइन में या एक ही वर्ड में सारे वर्ड समझा दिए जाते हैं। तो ये पूछता है, तो संस्कृत, पाली और प्राकृत संश्लिष्ट और संयोगात्मक हैं और अपभ्रंश तथा हिंदी ये वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, याद रखिएगा। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो आगे हम बता देंगे, लिपि में बताएँगे हम आपको। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली शब्द भाषा के विविध रूप तो भाषा के विविध रूप में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक हेडिंग हमने बनाया है भाषा का विविध रूप। भाषा का विविध रूप होता है क्या? एक मानक भाषा होती है, एक परिनिष्ठिक भाषा होती है, विभाषा होती है, एक भ्रष्ट भाषा या अपभ्रष्ट भाषा होती है, एक वैयक्तिक भाषा होती है, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा होती है, कृत्रिम भाषा होती है, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, लोक भाषा होती है इत्यादि। तो इसके बारे में आगे बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनता, लेकिन आप जान लीजिए जो हमारी जो शुद्ध हिंदी है आज की, जो खड़ी या खरी है, वो मानक या परिनिष्ठित या टकसाली हिंदी है, यानी कि शुद्ध है। उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए वो शुद्ध है। जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द या जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जो भाषा लेकर आए, शब्द लेकर आए, उन शब्दों से मुक्त जो संस्कृत युक्त, जो संस्कृत में अपना अस्तित्व बनाए रखी थी और आज भी बनाए रखी है, वो वो मानक युक्त तत्सम शब्द का प्रयोग, उसे ही मानक या परिनिष्ठित या टकसाली कहा जाता है, जिसका रूप आज खड़ी या शुद्ध हिंदी के रूप में जाना जाता है। भाषा को विभाषा भी कहा जाता है, जब कई बोलियां का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सीमित बोलियां, तो विभाषा हो गया। भाषा को अपभ्रष्ट भाषा भी, जो बिगड़ी हुई भाषा होती है, भाषा कई प्रकार की होती है, जो बिगड़ी हुई भाषा होती है, अब चाहे तो वही क से ज्ञ तक शब्दों से मंत्र बना लें, चाहे गाली बना लें, तो एक बिगड़ी हुई भाषा बना सकते हैं। अपभ्रष्ट भाषा जिसके अंतर्गत एक वैयक्तिक भाषा होती है, हर व्यक्ति की अलग एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसे वैयक्तिक भाषा कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज उसकी बताती है कि इसके अंदर क्या है, ये क्या कर सकता है। उसी तरह से विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट भाषा विशेष भाषा होती है, जो किसी विशेष विशेष युग में या विशेष परिस्थितियों में के लिए रखी जाती है। जैसे आप शॉर्ट हैंड भाषा भी जान लीजिए, उस तरह से और कई से इस तरह से हैं। एक कूट भाषा वो होती है जो जासूसों के द्वारा लिखी जाती है। पहले ज़्यादा प्रयोग की जाती थी, अभी भी की जाती है। तो कूट भाषा जिसमें छुपा कर लिखा जाता है, जिसके अर्थ को समझना सबके बस की बात नहीं है। कई लिपियाँ जो मिली हैं कूट भाषाओं में मिली हैं, जिनको आज भी पढ़ना कठिन है। कूट भाषा, कृत्रिम भाषा जो बनावटी भाषा होती है, भाषा से इतर होती हैं, जो आम जन चलते-चलते बना लेता है। लोटा लोटा डिभरी वगैरह जो क्या किसी की उत्पत्ति का पता नहीं है। कृत्रिम भाषा में एक राजभाषा होती है, जो राज-काज की भाषा होती है, जो कोई भी राज्य होता है, कोई भी स्टेट होगा या कोई भी कंट्री है, वो अपनी राज-काज की एक भाषा रखती है, जिसमें उसके सारे राज्य संबंधी, सरकारी संबंधी स्टेटमेंट लिखे जाएँगे, तो वो राजभाषा हो गई। एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये हो गया, वो राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जो कोई भी राज्य हो, जैसे भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य हैं, तो ऐसी भाषा हर राज्यों में कोई न कोई एक विशेष भाषा है, वो अपना अस्तित्व बनाए है। तो भारत में पता नहीं कितनी भाषाएँ हैं, भाषा के बारे में आगे भाषाओं का जो काउंटिंग है, उसके बारे में थोड़ा हम आगे लिखें, बताएँगे आपको, हाँ। तो हर राज्यों में अलग-अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भाषा है जो सभी राज्यों में बोली जाती है
और सभी राज्यों में समझी जाती है। कुछ न कुछ बोली जाती है और कुछ न कुछ समझी जाती है। तो जो कुछ न कुछ बोली जाती है, कुछ न कुछ समझी जाती है, तो वो भाषा क्या करती है, सभी राज्यों को एक में आपस में जोड़ने का काम करती है। तो संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम हिंदी करती है। हिंदी प्रत्येक राज्यों में कहीं भी चले जाइए, थोड़ा बहुत समझने और बोलने वाले मिल जाएँगे और हिंदी से ही पूरे देश की पहचान बनती है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वो राष्ट्रभाषा है, वो भारत के हर राज्यों में कुछ न कुछ मिल जाएगी। वही तमिल की देख लीजिए, चाहे तेलुगु की देख लीजिए, चाहे कन्नड़ की देख लीजिए या संस्कृत की देख लीजिए, चाहे उर्दू देख लीजिए। ये सीमित राज्यों में सीमित है, हर जगह तमिल, कन्नड़, तेलुगु नहीं मिलेंगे। उसी तरह से हिंदी क्या है? हिंदी सभी राज्यों में मिलेगी और पूरे भारत को जोड़ने का काम करती है, जिससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहती है। सांस्कृतिक अखंडता, राजनीतिक अखंडता और भाईचारे की अखंडता को बनाए हुए है। इसलिए यह राष्ट्रभाषा है और भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। राजभाषा इसलिए है क्योंकि भारत अपने सारे गज़ट जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी में लिखता है। इसलिए संस्कृत हिंदी राजभाषा है भारत की। एक होती है लोक भाषा जो लोक में बोली जाती है। साधारण लोकल क्षेत्रों में बोली जाती है वो लोक भाषा हो गई। जैसे भोजपुरी का एक अलग क्षेत्र हो गया, बिहारी का अलग हो गया, बंगाली का अलग हो गया, छत्तीसगढ़ी का अलग हो गया, मराठी का अलग हुआ। तो लोक भाषाओं में उससे नीचे जो मराठी तो भाषा होगी, उसके नीचे जो होंगी भाषाएँ और लोकल क्षेत्रों पे वो लोक भाषा के अंतर्गत आएँगी। क्योंकि भारत का ऐसा देश है जहाँ कोस पे पानी और 3 कोस पे 4 कोस पे कितना ऐसा करके है, भाषा बदलती है। तो ये भाषा संबंधित जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे और हम बता दे रहे हैं थोड़ा-सा। भाषा का मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण कैसे होता है? यही बता रहे हैं। भाषा के अंक के बाद भाषाओं के बारे में बताया हमने, अब भाषा का भाषा का मानकीकरण। किसी भी भाषा का मानक कैसे तैयार किया जाता है कि यह मानक भाषा है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? भाषा का मानकीकरण इस एक प्रश्न बनता है कि जब हम भाषा का मानकीकरण करते हैं, तो उस मानक को यानी कि हिंदी साहित्यिक भाषा है, तो ये कैसे निर्धारित करें कि यह साहित्यिक भाषा है? उर्दू को क्यों नहीं कर देते हैं? बंगाली को क्यों नहीं कर देते? छत्तीसगढ़ी को क्यों नहीं कर देते हैं? भोजपुरी को? तो उसका एक मानक होता है कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अगर है, तो यह मानक के अनुसार यानी कि एक मानक यानी कि तौल तराजू, मानक यानी तराजू, एक तराजू पर निर्धारित होता है कि इतना होगा यह किलो, तो यह इसकी इतनी कीमत होगी। तो साहित्यिक भाषा यानी कि शुद्ध यानी कि मानक भाषा यानी कि परिनिष्ठित या तौली हुई भाषा, तो वही हो गया भाषा का मानकीकरण। तो भाषा का मानकीकरण जो किया जाता है, उसका स्तर क्या होता है जान लीजिए। भाषा का मानकीकरण यह मानक 4 स्तर होता है। मानकीकरण स्तर, तो 4 स्तर होते हैं। तो जो मानकीकरण स्तर होता है भाषा का, भाषा किस आधार पे मानक निर्धारित की जाती है, उसके स्तरों में जो पूछेगा कि कितने स्तर होते हैं उसके, तो भाषा के चयन का 4 स्तर होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह शुद्ध, परिनिष्ठित या टकसाली या मानक या सुसंस्कृत या सभ्य भाषा या साहित्यिक भाषा या मानकीकृत भाषा है। तो भाषा का मानकीकरण स्तर के बारे में जान लीजिए। स्तर कितने हैं भाषा के मानकीकरण के? 4 स्तर हैं। पहला होता है चयन, पहला चयन, पहले किसी मैटर को चयन किया जाता है। फिर दूसरा होता है प्रसार, उसका फैलाव कितना है, उसके बारे में विस्तारण करेंगे पूरा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिजल्ट निकाला जाता है, जो आप नेट जेआरएफ का पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आता है। इसके बाद तब ये स्वीकृति मिलती है, तब स्वीकृति मिलती है।
याद रखिए। तो भाषा का मानकीकरण का जो स्तर होता है वो 4 स्तर होता है। पहला हम चयन करते हैं, दूसरा प्रसार करते हैं, प्रसार मतलब फैलाव, उसमें विश्लेषण करते हैं, पूरा विश्लेषित करके उसको खोल-खोल करके देखते हैं, कहाँ-कहाँ क्या मैटर है, कैसे-कैसे क्या है। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद तब स्वीकृति मिलती है। तो भाषा का मानकीकरण इन 4 स्तरों पे होता है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि इसमें से कौन भाषा का मानकीकरण स्तर नहीं है। तो ये 4 हैं, याद कर लीजिएगा। चयन है, उसके बाद प्रसार है, उसके बाद प्रयोग है, उसके बाद स्वीकृति है। तो चयन को कुछ और वर्ड भी दे सकता है, या प्रसार को कुछ और कह सकता है, फैलाव। तो समझ लीजिए उसका अर्थ ही हमेशा फैलाव आएगा। फैलाव आने की विश्लेषण, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, फैला करके खोल कर देखेंगे, ठीक है। तो प्रसार की जगह कुछ और भी दे सकता है वर्ड। तो इसको ध्यान रखें, रिसर्च या प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद तब स्वीकृति करेंगे। तो यह भाषा का मानक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये हमने भाषा के बारे में जो विशेष था हमने आपको बताया। अब आगे हम आपको लेकर आ रहे हैं कि बिंब भाषा या बिंब किसे कहते हैं, मिथक किसे कहते हैं, और प्रतीक भाषा किसे कहते हैं। तो बिंब भाषा, मिथक भाषा और प्रतीक भाषा हमारी एक वीडियो में आएगी। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को एक बार मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान लिखेंगे तो खुल के आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रकरण होगा बिंब।